नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। पिछली कक्षा में हम बात कर रहे थे वो विदेशी या विदेशी शब्दों की बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया था विदेशी या विदेशी शब्द वे होते हैं जो विदेशी भाषा के होते हैं और हमारे देश में या हिंदी में उनको प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो विदेशी भाषा के हैं और उनका प्रयोग हिंदी भाषा में हम कर रहे हैं, उन्हें विदेशी या विदेशी शब्द कहते हैं। अब इसके बाद हम जो बात करेंगे आगे वो किसकी बात करेंगे? अरबी भाषा के शब्दों की बात हम कर चुके थे। अरबी और फारसी दोनों भाषा के शब्दों को रटने की जरूरत नहीं है, या तो अरबी के सारे शब्द याद कर लो या फिर फारसी भाषा के सारे शब्द याद कर लो। सबकी कोई जरूरत नहीं है, दोनों की। अरबी आप पढ़ चुके हो अच्छे से। अब हम बात करेंगे रूसी भाषा के शब्द। सबसे पहले हमने बात करी थी अरबी भाषा के शब्दों की, अब बात करेंगे रूसी भाषा के शब्द। रूसी भाषा के शब्द, अब देखो रूसी भाषा के जो शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसको ध्यान से समझना। अब इनमें कोई संख्या ज्यादा नहीं होती है, ये आराम से याद हो सकते हैं। तो देखो रूसी भाषा के जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं? सोवियत, एक दोहे में ही लिख दूं इसको भी, सोवियत रूस में स्पुतनिक ने वोदका पीकर, सोवियत रूस में स्पुतनिक ने वोदका पीकर लूना पर सोवियत रूस में स्पुतनिक ने वोदका पीकर लूना पर जार से रूबल किया। जार से रूबल किया। अब देखो इसको समझना ध्यान से, एक दोहे के रूप में इसको याद करोगे तो ये सारे शब्द याद हो जाएंगे। कैसे याद करना है कि सोवियत रूस में स्पुतनिक ने वोदका पीकर लूना पर जार से रूबल किया। अब देखो इसमें अर्थ समझना। सबसे पहले तो कौन कौन से हैं? सोवियत, रूस तो रूसी हो गया, स्पुतनिक, वोदका, लूना, जार और रूबल। अब देखो ध्यान से समझना, या इसको और सरल तरीके में करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। सोवियत रूस में स्पुतनिक ने वोदका पीकर लूना पर रूबल से जार खरीदा। अब देखो रूबल क्या है? रूसी मुद्रा। रूबल क्या है? रूसी मुद्रा है। जार किसको कहते हैं? जार कहते हैं पर स्त्री से प्रेम करने वाला, पर स्त्री से प्रेम करने वाला। लूना किसको कहते हैं? चंद्रमा को। तो इसको मैं और सरल तरीके से बना दूं जिससे कि आपको याद करने में समस्या ना रहे। तो मैं कोशिश रहती है कि किसी भी तरह से आपको ये याद हो जाए और सरल तरीके से याद हो जाए। तो सोवियत रूस में स्पुतनिक ने रूबल से वोदका खरीदी। सोवियत रूस में स्पुतनिक ने रूबल से वोदका खरीदी, जिसको रूबल वोदका, जिसको
लूना पर जिसको लूना ने या लूना पर जार ने पिया। अब देखो और सरल हो गया, आसानी से याद हो सकता है। अब कैसे? सोवियत रूस में स्पुतनिक ने रूबल मतलब सरकारी मुद्रा से क्या खरीदी? वोदका तो आप सब जानते ही हो अच्छे से। जिसको लूना पर मतलब चंद्रमा पर जार ने पिया। जार कहते हैं पर स्त्री से प्रेम करने वाला। तो मैं इनके अर्थ भी लिख देता हूं जिससे आपको समस्या ना रहे। रूबल कहते हैं रूसी मुद्रा। रूबल क्या है? रूसी मुद्रा का नाम है रूबल। वोदका आपको पता ही है। लूना किसको कहते हैं? चंद्रमा को। लूना क्या है? चंद्रमा है। लूना कहते हैं चंद्रमा को। और जार कहते हैं पर स्त्री से प्रेम करने वाला, उपपत्ति कह देते हैं जिसको। पर स्त्री से प्रेम करने वाला क्या कहलाता है? जार कहलाता है। लूना चंद्रमा होता है, रूबल रूसी मुद्रा है। तो मैंने जो रेखांकित शब्द किए हैं वो सब क्या हैं? किस भाषा के शब्द हैं? रूसी भाषा के। अब इसके बाद हम जो बात करेंगे रूसी भाषा के शब्दों के बाद, वो करेंगे किसकी? डच भाषा के शब्दों की। रूसी के बाद में आएंगे डच भाषा के शब्द। और डच भाषा के शब्द कौन से होते हैं? एक तो होता है तुरुप। आप कहते हैं नहीं तुरुप लगा दो इसमें, पान की तुरुप, हुकुम की तुरुप। तो ये तुरुप किस भाषा का शब्द है? तुरुप होता है डच भाषा का। और एक होता है तुरुप के अलावा एक शब्द जो होता है वो होता है बम। अब ये बम वो नहीं, बम कहीं वो समझ जाओ आप, बम फेंक के चलाने वाला जो हथियार है, बम वो नहीं। ये बम वो होता है जो तांगा गाड़ी के होते हैं। तांगा गाड़ी के बम होते नहीं होते? आपने देखा होगा जो तांगा होता है उस तांगे को खींचने वाला जो होता है घोड़ा या जो भी खच्चर जो भी है, वो जिसके भीतर रहता है उसके अगल बगल में वो लकड़ी के से जो बम लगते हैं उन्हीं को बम कहते हैं। तो बम किसके होते हैं? तांगा गाड़ी के। बम किसके होते हैं? तांगा गाड़ी के। तो डच भाषा के शब्द दो हैं, इनका ध्यान रखना, तुरुप और बम। तो तुरुप किसका शब्द है? डच भाषा का। और बम किसका शब्द है? बम भी डच भाषा का। अब आगे हम बात करेंगे, वो किसकी बात करेंगे? डच के बाद में चीनी भाषा के शब्द। और चीनी भाषा के जो शब्द हैं वो कौन कौन से शब्द हैं? चीनी भाषा के शब्द, चीनी भाषा के जो शब्द हैं वो हैं चाय, चीनी, चीकू, लीची, चाउमीन। नाम बहुत सुना होगा आपने चाउमीन का। तो चाय, चीनी, चीकू, लीची, चाउमीन, ये किस भाषा के शब्द हैं? चीनी भाषा के शब्द हैं। अब ये तो थोड़े थोड़े से आप इनको आराम से याद कर सकते हो। तो चाय, चीनी, चीकू, चाय, चीनी, चीकू, लीची, चाउमीन, ये चीनी भाषा के हो गए। अब इसके बाद में जापानी भाषा के शब्द। और जापानी भाषा के शब्द क्या क्या होते हैं? जैसे रिक्शा है, सायोनारा है, ये किसके शब्द हैं? जापानी भाषा के। जापानी भाषा के शब्द। और जापानी भाषा के जो शब्द होंगे
वो कौन कौन से होंगे जापानी भाषा के शब्द, तो समझना इसमें जापानी में रिक्शा, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? बहुत बोलते हो ना मैं रिक्शा से आ जाऊंगा, रिक्शा से चला जा, रिक्शा किसका शब्द है? जापानी भाषा का। एक होता है सायोनारा, ये आपने एक गाने में भी सुना होगा सायोनारा। और सायोनारा किसको कहते हैं? सायोनारा कहते हैं अलविदा, मैं तुम्हें सायोनारा करता हूं, अलविदा करता हूं। जैसे हिंदी में हम क्या कह देते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जैसे बाय कहते हैं ना, बाय मतलब अलविदा, टाटा बाय अलविदा, सायोनारा। तो इसको सायोनारा का मतलब होता है अलविदा। तो ये किस भाषा के शब्द हो गए? जापानी भाषा के। दोनों का ध्यान रखना, रिक्शा और सायोनारा। आगे बात करेंगे, वो बात करेंगे फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा के शब्द। फ्रेंच अथवा फ्रांसीसी भाषा के शब्द, फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा के शब्द। और फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा के जो शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनको समझना ध्यान से। देखो ऐसे ध्यान से नहीं समझ पाओगे इसको, शब्द ही शब्द लिखूंगा तो इसको थोड़ा सा एक दोहे में भी सेट कर लेंगे। फ्रांसीसी, इसको ऐसे समझना, फ्रांसीसी अंग्रेज ने, फ्रांसीसी अंग्रेज पिकनिक पर गया, फ्रांसीसी अंग्रेज पिकनिक पर गया और वह फ्रांसीसी अंग्रेज पिकनिक पर गया और वह रेस्तरां में पहुंचकर, और वह रेस्तरां में पहुंचकर फ्रांसीसी अंग्रेज पिकनिक पर गया। अब वो पिकनिक पर अकेला नहीं गया था, उसके साथ कौन गया था? मेयर और गया था। तो फ्रांसीसी अंग्रेज लिख दो या मेयर लिख दो, फ्रांसीसी मेयर लिख देता हूं। फ्रांसीसी मेयर और अंग्रेज पिकनिक पर, अब गया की जगह क्या हो जाएगा? गए हो जाएगा। फ्रांसीसी मेयर और अंग्रेज पिकनिक पर गए और वह की जगह क्या हो जाएगा? वे। और वे रेस्तरां में पहुंचकर मीनू से, अब मीनू से क्या मंगाते हैं? मीनू से बादाम का सूप, और रेस्तरां में पहुंचकर मीनू से बादाम का सूप मंगाया। क्या मंगाया? बादाम का सूप मंगाया। बहुत ध्यान से समझना इसको। फ्रांसीसी मेजर और अंग्रेज कहां गए? पिकनिक पर गए।
और वे रेस्तरां में पहुंचकर मीनू से बादाम का सूप मंगाया। वे की जगह कर देता हूं, और उन्होंने रेस्तरां में पहुंचकर मीनू से बादाम का सूप मंगाया। बादाम, सूप, ये सब किसके हैं? फ्रांसीसी या फ्रेंच भाषा के शब्द ही हैं। क्या मंगाया? बादाम का सूप मंगाया। अब आगे समझो। बादाम का सूप मंगाया। अब इसमें और देखिए, बादाम हो गया, सूप हो गया, कर्फ्यू, कूपन, बादाम का सूप मंगाया। कूपन में कारतूस निकले। बादाम का सूप मंगाया तथा कूपन में कारतूस निकले, जिससे वहां कर्फ्यू लग गया। जिससे वहां कर्फ्यू लगा कर दो। तो देखिए, इसमें जो भी शब्द हैं फ्रांसीसी भाषा के हैं। मेजर, अंग्रेज, पिकनिक और रेस्तरां, मीनू, बादाम, सूप, कूपन, कारतूस, कर्फ्यू, ये सब किस भाषा के शब्द हैं? सभी फ्रांस या फ्रांसीसी भाषा के शब्द है। फ्रेंच कह दो या फ्रांसीसी कह दो। तो ये जितने भी मैंने रेखांकित किए ये सब किसके हैं? फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। कूपन में कारतूस निकले, जिससे वहां कर्फ्यू लग। ठीक है ना? एक और जोड़ दो, इसमें एक शब्द और होता है, लैंप के कूपन में कारतूस निकले, जिससे वहां कर्फ्यू लगा। तो इनका ध्यान रखना है। लैंप भी किसका होता है? फ्रांसीसी भाषा का। तो इनका ध्यान रखना है। ये हो गए फ्रांसीसी भाषा के। अब आगे हम बात करेंगे वो पुर्तगाली भाषा के शब्द। पुर्तगाली भाषा के शब्द थोड़े ज्यादा होते हैं, तो इनको ध्यान से समझना। पुर्तगाली भाषा के शब्द, और पुर्तगाली भाषा के शब्द कौन कौन से होते हैं, इनको भी ध्यान से समझना। पुर्तगाली भाषा के जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं? अलमारी, अलमारी में क्या रखे थे? अनानास, और उसी में क्या थी? आलपिन। अलमारी, अनानास, आलपिन, और समझिए इस्पात। स्त्री किसकी थी? इस्पात की। अब देखो, ये स्त्री जो आप लिखते हो, ये स्त्री शब्द किसका है? जो स्त्री शब्द आप लिखते हो ये किसका है? विशेष ध्यान रखना। स्त्री ये लिखते हो, ये तो आपका तत्सम से आया हुआ है, लेकिन एक होता है स्त्री, जो आप करते हो ना, कहते हो प्रेस कर रहा हूं मैं, स्त्री कर रहा हूं। तो ये स्त्री किस भाषा का शब्द है? ये स्त्री पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो स्त्री। कर्नल की कमीज के काज टूट गए थे। कर्नल की कमीज के क्या टूट गए थे? काज टूट गए थे। कर्नल की कमीज के क्या टूट गए थे? काज। और कमरा कॉफी।
तो देखिए, कर्नल, कमीज, काज, कमरा, कॉफी, गोदाम में क्या रखी थी? गोदाम में गोभी के गमले रखे थे। गोदाम में गोभी के गमले रखे थे। गोदाम में गोभी के गमले रखे थे। गोदाम में क्या रखे थे? गोभी के गमले रखे थे। आगे समझिए, जिसकी चाबी गुम गई, तो चाबी, तौलिए। ये बहुत बार पूछा गया है, ये तौलिया शब्द किस भाषा का शब्द है? तो तौलिया पुर्तगाली भाषा का शब्द है। चाबी तौलिया कह देते हैं, तौलिए कह देते हैं। फीता, तौलिया, फीता, बाल्टी, तौलिया, फीता, बाल्टी, बोतल, और संतरा। ये सब किसने नीलाम कर दिए? संतरा मिस्त्री ने। इन सभी को किसने नीलाम कर दिया? मिस्त्री ने। नीलाम। तो देखिए, इसमें अलमारी, अनन्नास, आलपिन, इस्पात, स्त्री, कर्नल, कमीज, काज, कमरा, काफी, गोदाम, गोभी, गमले, चाबी, तौलिया, फीता, बाल्टी, बोतल, संतरा, मिस्त्री, नीलाम, ये सब किस भाषा के शब्द हैं? ये सभी फ्रेंच नहीं, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। किसके शब्द हैं? ये सभी पुर्तगाली भाषा के। अब आप चाहो तो इनको मैंने जैसे ये बनाए हैं वैसे इसमें भी आप आराम से दोहा बना सकते हो और व्यवस्थित करके एक दोहे के रूप में इनको पढ़ सकते हो। तो इसका ध्यान रखना, क्योंकि पुर्तगाली भाषा के शब्द भी खूब पूछे जाते हैं। तो ये किसके हो गए? विदेशी भाषा के। तो अधिकांशतः मूल रूप से इन्हीं भाषाओं के शब्द पूछे जाते हैं। अब अंग्रेजी भाषा के शब्द तो लिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा के शब्दों को तो आप अच्छे से जानते हो, बोलने से ही पता लग जाते हैं, तो उनकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। रही बात फारसी भाषा के शब्दों की, तो फारसी भाषा के शब्द आपको याद करने की नहीं ज़रूरत, अरबी के याद कर लिए वो ही काफ़ी हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखने हैं, इनका विशेष ध्यान रखना। फारसी जैसे फारसी भाषा के शब्दों की जो जिस प्रकार मैंने अरबी के बनाए वैसी ट्रिक बनाई नहीं है, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो इनका विशेष ध्यान रख लेना। तो ये कौन से हो गए? विदेशी या विदेशी शब्द। तो वे शब्द जिनका जन्म तो कहाँ हुआ है? विदेशों में। विदेशी भाषा के शब्द प्रयोग कहाँ हो रहे हैं? हमारी हिंदी में। तो उन्हें क्या कहते हैं? विदेशी या विदेशी। तो ऐसे देखो कितने शब्द नहीं है जिनका आप प्रयोग नहीं करते हो। कहते हो नहीं कि मैं पिकनिक पे जा रहा हूं, ठीक है ना। बादाम का हलवा बना देना, कहते नहीं कि आप मैं रेस्तरां में जा रहा हूं। कूपन में कारतूस, ये सब देखो जितने भी सब्जी आज किसकी बनेगी? गोभी की। कहते नहीं है मेरे गोदाम में। तो ऐसा लग रहा है क्या ये आपको विदेशी? ऐसे नहीं लगता जैसे हमारी भाषा के ही। तो ये विदेशी भाषा के शब्द हैं, लेकिन हिंदी में प्रयोग होते होते इतने रूढ़ हो गए, ये इतने प्रयोग होते होते इतने व्यवहार में आ गए कि ऐसा लगता है जैसे ये हिंदी के ही हो। जैसे मैंने बताया था ना, मनुष्य शब्द इतना व्यवहार में आ गया है कि ऐसा लगता है वो हिंदी का ही है, लेकिन तत्सम संस्कृत भाषा का है। तो इनका ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके विदेशी भाषा के शब्द इत्यादि। अब आगे बात करेंगे संकर शब्द की। तो देखिए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, मूल रूप से ये 5 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं मूल रूप से। कुल 5 भेद होते हैं जिसमें संकर शब्द भी आ जाता है, तो उसका भी ध्यान रखना है। तो मैं सीधा ही लिख रहा हूं यहां पर संकर शब्द। अब संकर शब्द क्या होते हैं, किसे कहते हैं संकर शब्द? तो सबसे पहले तो देखो संकर का अर्थ समझना। संकर का अर्थ क्या होता है? संकर का अर्थ होता है मिश्रण।
संकर का अर्थ होता है मिश्रण। अब मिश्रण कह रहे हैं तो एक ही वस्तु का हो सकता है क्या? एक ही वस्तु का मिश्रण हो सकता है क्या? मिश्रण में जाहिर सी बात है दो या दो से अधिक वस्तु होंगी, मिश्रण में दो या दो से अधिक भाषा होंगी। तो मिश्रण क्या है? दो अलग अलग प्रकृति की चीजें मिलकर जब एक हो जाती हैं तो उसको मिश्रण कहते हैं, उसे संकर कहते हैं। एक संकर होता है भगवान शिव जो सम कर लेता है, सम करने वाला, सम धन कर। एक होता है शंकर सम धन कर। एक में कौन सा से आ रहा है? दंत से, एक में आ रहा है तालव्य से। दंत से का मतलब समान कर ले, तो दो प्रकृति की चीज मिलकर जो समान हो जाती हैं उन्हें संकर कहते हैं, मिश्रण। और ये संकर कहते हैं शिव वश में करने वाला। तो देखिए संकर शब्द क्या है? जैसे मैंने एक शब्द लिखा रेलगाड़ी। अब देखो ये जो रेलगाड़ी शब्द है ये दो शब्दों से मिलके बन रहा है। किस किस से? एक तो शब्द है रेल और दूसरा शब्द है गाड़ी। अब ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका हमें आज तक अर्थ ही नहीं पता। जैसे कई बार हम कहते हैं ना, मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूं। अब प्लेटफॉर्म तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है प्लेटफॉर्म, लेकिन उसका हिंदी अर्थ क्या है? लौह पथगामिनी विराम स्थल। लौह पथगामिनी विराम स्थल। हम कहते हैं रेलगाड़ी आ गई। अब रेल किस भाषा का शब्द है और गाड़ी किस भाषा का शब्द है? रेल जो शब्द है ये किसका शब्द होता है, किस भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का, जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है? पटरी। तो रेल किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और गाड़ी किस भाषा का शब्द है? गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। अब ये दोनों अलग अलग भाषाओं के शब्द नहीं है क्या? अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, दोनों मिलकर एक हो गए तो इनको क्या कहेंगे? संकर शब्द कहेंगे। तो संकर शब्द का ध्यान रखना। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूं इसकी परिभाषा। तो संकर शब्द की परिभाषा समझिए, वे शब्द जो दो अलग अलग वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हैं। वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हैं। भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हैं। दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। संकर शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। तो दो अलग अलग भाषाओं के शब्द जब मिलकर एक हो जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। कैसे? जैसे समझना, जैसे मैंने लिखा, जैसे आपको अभी बताया था रेलगाड़ी। अब ये रेलगाड़ी शब्द दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना था। किस किस से? एक तो था रेल और दूसरा शब्द क्या था? गाड़ी। अब रेल किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का। रेल है अंग्रेजी भाषा का। और गाड़ी किसका शब्द है? हिंदी भाषा का। रेल गाड़ी। इसी प्रकार जांचकर्ता, इसी प्रकार है जांच करता। अब जांच किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। कर्ता किस भाषा का शब्द है? हिंदी भाषा का। फारसी और हिंदी भाषा का जांच करता।
इसी प्रकार जैसे हमने लिखा जांच करता, इसी के अनुसार होता है। मैंने एक शब्द लिखा विषात खाना, विषात खाना। अब जो विषात खाना शब्द है ये दो शब्दों से मिलके बना है, विषात खाना। अब विषात खाना किसको कहते हैं? देखो ध्यान रखना, खाना तीन होते हैं। खाना जो शब्द होते हैं वो तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कंफ्यूज मत हो जाना इसमें कहीं। तीन खाना होते हैं। कौन कौन से? एक खाना होता है कर्म, एक खाना होती है क्रिया, और एक खाना होता है बॉक्स। कैसे बॉक्स? जैसे मैंने ये बनाया। अब मैंने आपसे पूछा इसमें कितने खाने हैं? एक खाना, दो खाना, तीन खाना, चार खाना, पांच खाना, छह खाना। छह खाने हैं। तो ये खाना बॉक्स होता है। एक खाना कर्म होता है। क्या खाया आपने? खाना खाया। तो खाना में क्या गया? जैसे रोटी है, सब्जी है, सलाद है, पापड़ है, खीरा है, कोई भी चीज है। खीरा उसी में आ जाता है सलाद में। तो ये किस में आएंगे? कर्म में। अब उसको खाना, इस सलाद, पापड़, खीरा जो भी चीजें, इनको खाना क्रिया भी है। तो खाना तीन होते हैं, तीनों का विषय ध्यान रखना। तो विषात खाना। अब विषात खाना में विषात किस भाषा का शब्द होता है? अरबी का। और खाना किसका शब्द होता है? फारसी भाषा का। विषात खाना। इसी प्रकार और समझिए, जैसे हमने लिखा रेलगाड़ी, जांच करता, विषात खाना, वैसे ही बेमौसम। मैंने एक शब्द लिखा बेमौसम। अब इसमें जो बे शब्द है, बे जो शब्द होता है, ये बे होता है फारसी भाषा का उपसर्ग। बे किसका है? फारसी भाषा का उपसर्ग है। और मौसम किसका होता है? आपको मैंने बताया था अरबी भाषा का, जो मौसम से बना है। बेमौसम। बेपरवाह, बेपरवाह। अब इसमें बेपरवाह, बे किसका शब्द होता है? बे होता है फारसी भाषा का उपसर्ग है। और परवाह किसका है? अरबी भाषा का है। किसका है? अरबी भाषा का। मैंने लिख दिया बदनसीब, जिसका नसीब कैसा हो? बुरा हो। अब बद किसका होता है? फारसी भाषा का उपसर्ग है। नसीब किसका है? अरबी भाषा का है। बदनसीब। बदनसीब। तो रेलगाड़ी, जांच करता, बेमौसम, बेपरवाह, बदनसीब, ये सब किस भाषा के होते हैं? बदकिस्मत। अब बदकिस्मत लिख दिया, जैसे मैंने शब्द है एक बदकिस्मत, जिसकी किस्मत कैसी हो? बुरी हो। बदकिस्मत। अब बद किस भाषा का शब्द है? बद फारसी का उपसर्ग है। और किस्मत किसका होता है? किस्मत अरबी भाषा का। लिखाया था नहीं लिखाया था? कमाल है कानून की मदद से कुर्सी पर कब्जा, और किस्मत की किताब से कबीले की कीमत मिलती है। तो किस्मत अरबी का था, बद फारसी भाषा का उपसर्ग है। तो ये क्या है? अलग अलग भाषाओं के, दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर एक हो रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे? क्या कहलाएंगे ये? इन्हें हम संकर शब्द कहते हैं, क्योंकि अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलके बन रहे हैं। तो यहां तक समझ आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बस ध्यान रखना है दोनों अलग अलग भाषाओं के शब्द होने चाहिए। बहुत सारे होते हैं, समझने के लिए इतने काफी हैं। अब बात करेंगे हम, दूसरा भेद है व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर।
व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद, और व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के जो दो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? शब्द के जो भेद होंगे वो 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो भेद होता है वो कौन सा होता है? इसका जो सबसे पहला भेद होगा वो होगा रूढ़ शब्द। सबसे पहला भेद कौन सा होता है? रूढ़ शब्द। देखो एक बार समझ लेना, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर 3 भेद होते हैं। एक तो होता है रूढ़, एक होता है यौगिक, एक होता है योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, पहले थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं, फिर इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। तो व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर कितने भेद हो गए? 3। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता, जिनके अलग अलग टुकड़े नहीं हो सकते। अगर टुकड़े करते भी है तो दोनों का कोई अर्थ नहीं निकलता, उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। केवल किसको छोड़कर? ध्यान रखना, इनमें संधि विच्छेद वाले शब्द आएंगे ही नहीं। अगर आते भी हैं तो अयादि संधि के ही आ सकते हैं बस, क्योंकि अयादि संधि रूढ़ शब्दों पर आधारित होती है। तो इसको एक अपवाद के रूप में ध्यान रखना है, अयादि संधि के उदाहरण। क्योंकि एक शब्द होता है गाय, और गाय का विच्छेद करते हैं गई धन ए, तो इन दोनों का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है, ये रूढ़ शब्दों पर आधारित होते हैं, इसलिए इसका ध्यान रखना। तो कौन से होंगे रूढ़ शब्द? वे शब्द जो वर्षों से एक ही अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हैं, एक ही अर्थ में प्रयुक्त होकर क्या हो गए हैं? रूढ़ हो गए हैं। इन रूढ़ शब्दों को ही एकार्थी शब्द भी कहते हैं। जब आप अर्थ के आधार पर पढ़ोगे तो वहां आएगा एक पहला भेद, एकार्थी शब्द, जो एक ही अर्थ का बोध कराते हैं, और एकार्थी शब्द ही रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो वे शब्द जो वर्षों से एक ही अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, एक ही अर्थ में प्रयोग होते होते, जैसे दिन, धूप, लड़का, पहाड़, नदी, आकाश, गाय, मेढक, स्त्री, रोटी, दीपक, ये सब कैसे शब्द हैं? रूढ़ शब्द हैं, क्योंकि इनका विच्छेद नहीं हो सकता। गाय का विच्छेद हो रहा है तो वो किसका है? अयादि का है, जो रूढ़ शब्दों पर आधारित है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है जिनका। अब मैं एक शब्द लिख दूं, मान लो मैंने एक शब्द लिख दिया खग। अब इस खग शब्द को रूढ़ शब्द कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसके टुकड़े हो सकते हैं, इनका खंड हो सकता है। क्या? ख धन ग। अब ख और धन ग, खग, दोनों शब्दों का हमने, इस खग शब्द का हमने टुकड़ा कर दिया। जब इसके टुकड़े करे तो क्या हुए? ख और ग। अब ख का अर्थ क्या होता है? आकाश। ख का अर्थ क्या होता है? आकाश। ग माने क्या होता है? गमन करने वाले। आकाश में गमन करने वाले कौन होते हैं? पक्षी। अब खग के टुकड़े किए, दोनों का अलग अलग अर्थ आया नहीं आया? आ गया। तो क्या इसको हम रूढ़ शब्द कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। अब मैंने आपसे कहा जैसे गाय, अब गाय के हम विच्छेद करते हैं, गई धन है, तो क्या गई का और ए का, इन दोनों का कोई स्वतंत्र अर्थ होता है क्या? क्या कोई पूर्ण अर्थ का बोध कराते हैं क्या? तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो वे शब्द जो वर्षों से एक ही अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। आगे समझिए यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है।
दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है और अपने ही अर्थ में प्रयोग किए जाते, किसी अन्य के लिए नहीं कि किसी अन्य में रूढ़ हो, नहीं, अपने ही लिए। तो वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है लेकिन अपने ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, किसी अन्य के में नहीं। मान लो मैं एक उदाहरण लिख दूं यहां पर, पर्यावरण। अब पर्यावरण का हम विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, परिधन आवरण। दो शब्दों से मिलके बना, दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है। परि का मतलब होता है चारों ओर से, आवरण का अर्थ क्या होता है, घिरा हुआ। जो चारों ओर से घिरा हुआ है वो क्या है, पर्यावरण है। दो शब्दों से मिलके बना नहीं बना, दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ भी है लेकिन अपने अर्थ में प्रयोग हो रहे हैं। मैंने एक शब्द लिख दिया यहां प्रत्यक्ष। अब ये प्रत्यक्ष भी दो शब्दों से मिलके बन रहा है, एक तो प्रति और एक अक्षी। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं अच्छी लिख दिया कंफ्यूज हो जाओ। अच्छ नहीं लिखा, अच्छ नहीं अच्छी होता है। अक्ष का अर्थ होता है दूरी और अक्षी का अर्थ होता है आंख। हालांकि अक्षी का पर्यायवाची आंख का पर्यायवाची अक्ष भी होता है लेकिन यहां ध्यान रखना, अक्षी का अक्ष शेष रहता है, निशा का निश शेष रहता है, रात्रि का रात्र शेष रहता है। तो प्रति का मतलब क्या होता है, सामने, और अच्छी का मतलब क्या होता है, आंख। और जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कहते क्या। दो शब्दों से मिलके बना, दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है लेकिन अपने ही अर्थ में प्रयोग किए जा रहे हैं, किसी अन्य के अर्थ में रूढ़ हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे। तो इनको क्या कहेंगे, यौगिक शब्द कहेंगे। तो यौगिक शब्द कौन से होते हैं, जो दो शब्दों से मिलके बनते हैं, दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है लेकिन अपने ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। अब बात करेंगे योग रूढ़। तो देखो जो यौगिक शब्द होते हैं वे यौगिक शब्द कौन से होते हैं, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के समस्त उदाहरण यौगिक शब्द कहलाते हैं, केवल बहुब्रीहि समास को छोड़कर। क्योंकि बहुब्रीहि समास के समस्त उदाहरण क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बहुब्रीहि समास के समस्त उदाहरण क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब योग रूढ़ का मतलब क्या है, वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है लेकिन किसी अन्य के अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। दो शब्दों से मिलके बने, दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है लेकिन किसी अन्य के अर्थ में रूढ़ हो गए, किसी तीसरे के अर्थ का बोध करा रहे हैं, वो होते हैं योग रूढ़। अर्थात बहुब्रीहि समास के समस्त उदाहरण क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। कैसे, जैसे मैंने शब्द लिखा ऋषिकेश, मैंने यहां एक शब्द लिखा ऋषिकेश। अब ऋषिकेश शब्द लिख दिया मैंने। अब ऋषिकेश शब्द किससे मिलके बना है, ऋषिक धन ईश, दो शब्दों से मिलके बना है ऋषिकेश। किस किस से, एक ऋषिक और एक ईश। ऋषिक का अर्थ क्या होता है, इंद्रियां। ऋषिक का मतलब क्या होता है, इंद्रियां। और ईश का अर्थ क्या होता है, ईश्वर या स्वामी। और इंद्रियों का ईश्वर या स्वामी कौन है, भगवान श्री कृष्ण या विष्णु। क्या कहलाते हैं, ऋषिकेश कहलाते हैं। ऋषि कहते हैं इंद्रियां, ईश्वर होता है ईश्वर या स्वामी। इंद्रियों का ईश्वर या स्वामी कौन है, भगवान श्री कृष्ण या विष्णु। तो दो शब्दों से मिलके बना, दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है लेकिन किसी तीसरे के अर्थ में रूढ़ हो गए, इसलिए इनको क्या कहेंगे, योग रूढ़ शब्द कहेंगे। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, किसी प्रकार की यहां कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इसका विशेष ध्यान रखना है। तो इसको अब समझिए विस्तार से। अब हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो
उत्पत्ति और व्युत्पत्ति में तो आपको अंतर पता ही है। जिसकी स्वयं हुई है वो उत्पत्ति है, जिसको थोड़ा सा रूप बदल के प्रयोग किया वो व्युत्पत्ति है। तो व्युत्पत्ति रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। 3 भेद कौन कौन से होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक तो होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले हम बात करेंगे, वो करेंगे रूढ़ शब्द की। रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो वर्षों से एक ही अर्थ में प्रयोग होकर रूढ़ हो गए हैं। तो सीधी परिभाषा लिख दे, वे शब्द जो वर्षों से, वे शब्द जो वर्षों से एक ही अर्थ में प्रयुक्त होने के कारण, या प्रयुक्त होकर रूढ़ हो गए हैं या प्रयुक्त हो रहे हैं। वे शब्द जो वर्षों से एक ही अर्थ में प्रयुक्त हो गए हैं, ऐसे ज्यादा सरल होगा, एक ही अर्थ में प्रयुक्त हो गए हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द कहलाते हैं। एक ही अर्थ में प्रयोग होकर क्या हो गए? रूढ़ हो गए हैं, या एक ही अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे समझना, मैंने लिखा यहां दिन, धूप, लड़का, नदी, पहाड़, आकाश, दीपक, रोटी इत्यादि। ये ऐसे शब्द हैं जो वर्षों से एक ही अर्थ में प्रयोग किए जा रहे हैं, एक ही अर्थ में रूढ़ हो गए हैं। तो इनको क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। तो ना तो इनका संधि विच्छेद होता, ना इनके अलग टुकड़े करने पर कोई स्वतंत्र अर्थ आता, इसलिए इनको रूढ़ शब्द कहा जाता है। तो इसका समझ आ गया होगा। दूसरा होता है यौगिक शब्द। दूसरे कौन से हैं? यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द कौन से होते हैं, इसको भी समझ लेना। यौगिक शब्द वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, दो या दो से अधिक, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, दोनों शब्दों का
अलग अलग अर्थ होता है, दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है, लेकिन दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है, लेकिन अपने ही अर्थ में, दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है, लेकिन नहीं करेंगे, यहां तथा का प्रयोग होता है, शुद्ध हो जाएगा तथा। तथा अपने ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, अपने ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे शब्द लिखा मैंने अभयारण्य, अभयारण्य, अभयारण्य शब्द लिखते हैं वो गलत होता है, शुद्ध होता है अभयारण्य। कई बार हम ऐसे लिख दें ना अभयारण्य, ये गलत है, अभयारण्य नहीं होता है, अभयारण्य होता है। और अभयारण्य दो शब्दों से मिलके बना है, एक तो यहां आ रहा है अभय, और एक क्या आ रहा है अरण्य। अभय का मतलब होता है भय से रहित, अरण्य माने होता है जंगल। तो अभयारण्य कितने शब्दों से मिलके बना, दो शब्दों से, दोनों का क्या है अलग अलग अर्थ है। तो क्या अर्थ होगा इसका, भय से रहित जंगल, भय से रहित जंगल क्या कहलाता है, अभयारण्य। वे शब्द जो दो शब्दों से मिलके बने हैं, दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है, अपने ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। आपको मैंने एक उदाहरण बताया था विप्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष दो शब्दों से मिलके बना है, किस किस से, प्रति धन अक्षी। प्रति का अर्थ होता है सामने, अक्षी का अर्थ होता है आंख। क्या होगा, जो आंखों के सामने हो। प्रत्यक्ष का अर्थ क्या होगा, आंखों के सामने, आंखों के सामने। ऐसे ही अभी मैंने आपको बताया था पर्यावरण, परि धन आवरण। पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलके बना है, परि धन आवरण, परि धन आवरण। परि का अर्थ क्या होता है, चारों ओर, आवरण का अर्थ क्या होता है, घिरा हुआ। तो क्या होगा, चारों ओर से, पर्यावरण का अर्थ क्या होगा, चारों ओर से घिरा हुआ। चारों ओर से घिरा हुआ क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। दो शब्दों से मिलके बना, दोनों का अलग अलग अर्थ है, अपने ही अर्थ में प्रयोग किए जा रहे हैं, क्या कहलाएंगे, यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो इसमें नोट करके मैं विशेष करके लिख देता हूं, ध्यान रखना, विशेष। संधि, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के समस्त उदाहरण, प्रत्यय के समस्त उदाहरण यौगिक शब्द कहलाते हैं। समस्त उदाहरण यौगिक शब्द कहलाते हैं, यौगिक शब्द
कहलाते हैं केवल बहुव्रीहि समास को छोड़कर, केवल बहुव्रीहि समास को छोड़कर, केवल बहुव्रीहि समास को छोड़कर। अब जो अगला तीसरा भेद होता है वो कौन सा होता है? योग रूढ़ शब्द। अब नाम से पता लग रहा होगा जो रूढ़ भी हो और यौगिक भी हो। तो योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? तो इसको बड़े विस्तार से मैं समझा चुका था अभी, तो परिभाषा लिख देते हैं सीधे। वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है, दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है, लेकिन किसी अन्य के अर्थ में, लेकिन किसी अन्य के अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, लेकिन किसी अन्य के अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे समझना, मैंने यहां लिखा पीतांबर। अब ये पीतांबर शब्द दो शब्दों से मिलके बना है। किस किस से? पीत धन अंबर। पीत का अर्थ क्या होता है? पीले। अंबर का मतलब क्या होता है? वस्त्र। पीले हैं वस्त्र जिसके। पीतांबर दो शब्दों से मिलके बना है। पीत का मतलब होता है पीले और अंबर का मतलब क्या होता है? वस्त्र। अब ये दोनों शब्द रूढ़ हो गए किसके अर्थ में? पीले हैं वस्त्र जिसके, भगवान श्री कृष्ण या विष्णु के अर्थ में। दो शब्द, पीतांबर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पीत और अंबर दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है, लेकिन किसी अन्य के अर्थ में रूढ़ हो गए। किसके? कृष्ण या विष्णु। इसी प्रकार मैंने लिखा गुडाकेश। अब गुडाकेश शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। किस किस से? गुडाका धन ईश। अब दो शब्दों से मिलके बना, दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है। गुड़ाका माने होता है नींद और ईश माने होता है ईश्वर या स्वामी। तो नींद का है ईश्वर जो, कौन है? कुंभकर्ण मत सोच लेना, कुंभकर्ण तो नींद का दुश्मन है। नींद का है ईश्वर जो। अब दोनों मिलके किसके अर्थ में रूढ़ हो गए? दोनों मिलके रूढ़ हो गए अर्जुन अथवा भगवान शिव। दोनों होते हैं गुड़ाकेश, अर्जुन भी और भगवान शिव भी। लेकिन विकल्प में जब दोनों दे दे तो अर्जुन को प्राथमिकता देनी है, ध्यान रखना। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है, लेकिन किसी अन्य के अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो इसमें जो नोट लगाना है, विशेष करके जो लिखना है, उसे भी ध्यान से समझना। मैं एक नोट लगा रहा हूं, विशेष। विशेष बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण, बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण
योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो ये कौन से हो गए? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। तो विशेष ध्यान रखना, ये हमने किसकी बात करी? व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर 3 वेद होते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। एक बार फिर से सभी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।